ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत की प्रख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी से डॉक्टर नीरजा माधव की बातचीत। श्रोताओं, आकाशवाणी गोरखपुर ने साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कई चर्चित विभूतियां दी हैं। लोक संगीत की सहयात्री पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने भी अपनी संगीत साधना की शुरुआत आकाशवाणी गोरखपुर से की और आज लोक काव्य का एक सशक्त स्वर बनकर पूरे देश में पूर्वांचल के लोक संगीत की सौंधी गंध बिखेर रही हैं। आज लोक संगीत की उसी चर्चित साधिका के साथ हम आपकी एक छोटी सी भेंट करवाएंगे और जानेंगे कि इस राह में उनके उतार चढ़ाव के संगी साथी कौन कौन रहे। मालिनी अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं की ओर से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिनी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने लोक काव्य को ही क्यों चुना? बहुत लंबी यात्रा रही है। पहले तो मैं इसके बारे में बताने से पहले तो ये कह दूं कि बहुत आज सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप आज मुझे रूबरू करा रही मेरे अपने शहर के केंद्र के माध्यम से उन सभी लोगों से जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद देकर मुझे बनाया है जो मैं बनी हूँ, जिनकी बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और गुरु के समान रहा है जो केंद्र। जी। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका भी रहस्य कहीं न कहीं गोरखपुर में ही छिपा है। एक बहुत बड़ा एक कारण ये रहा है कि मैं मूलतः तो अवध से हूँ, लखनऊ से हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ पे पिताजी और ताई जी लोग घर में तो अवधी बोलते थे। घर में जैसे उस जमाने में तो दादी आदि सब अवधी बोलती थी। लेकिन गोरखपुर जब मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई तो उस समय मेरी उम्र थी 10 साल की। और चूंकि वे चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जिला अस्पताल में थे, तो आप समझ सकते हैं जो ग्राम अंचल से जितने भी सब मरीज अपने को दिखाने के लिए भी आते थे तो वो सब भोजपुरी में ही बात करते थे। और बाल मन में वो सब सुनते सुनते मुझे भी नहीं अंदाजा कैसे, लेकिन मुझे अच्छी लगने लगी, मैं बोलने लगी। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि गोरखपुर में भोजपुरी का प्रचलन भी था। और उस जमाने में जब आकाशवाणी की जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, उस समय आंचलिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए एक शायद शासन आदेश आया था आकाशवाणी के लिए कि जो रेगुलर रिकॉर्डिंग्स होनी है उसमें एक चंक तो जाएगा सुगम संगीत का, लेकिन एक में अनिवार्य थे 2 भोजपुरी गीत गाना। अच्छा जी। तो उसमें और ये नियम सबके लिए था, ए ग्रेड, टॉप ग्रेड, बी हाई, बी, सबके लिए था। तो उसके नाते यहाँ पर एकदम से, चूंकि जब आप समझ रहे हैं ऊपर से आदेश हुआ तो बहुत सारे लोग तो यहाँ लिखते ही थे। बहुत सारे गाने और भी लिखे गए, कुछ पारंपरिक और कुछ नए भोजपुरी गीत। तो वो गाना सुनने लगी और गाने भी लगी। मेरे जो उस्ताद थे गोरखपुर में, उस्ताद राहत अली खान साहब, और बहुत लाजवाब भोजपुरी पे उन्होंने गीत बनाए। हम जानना ये चाहेंगे कि क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि में, जैसा कि पिताजी चिकित्सक थे, तो परिवार में संगीत का वातावरण आपको कैसे मिला? आपको क्या कहीं ये रोक टोक नहीं हुई कि नहीं आप पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, संगीत सीखना नहीं है या ऐसा कुछ करना है? ये कुछ माहौल घर से ही मिला था आपको? नहीं, पूरा माहौल घर का था, बिल्कुल। ये जो मैं आपको बातें भी बता रही हूँ तो मैं उसको आप समझ सकते हैं कि यदि रेडियो से जुड़ाव भी हुआ होगा तो माता पिता के कारण हुआ। घर में गीत, संगीत, बोली, पहनावा, मुझे लगता है कि कई बार संस्कार एक तो होता है परिवार का, और दूसरा खुद आपकी एक आत्मा होती है, एक आपकी एक कह लीजिए कि एक बीज होता है जो व्यक्तित्व का आपके खुद एक, जिसको आप आत्मा लेकर आप जन्मते हैं। सही बात है। मुझे लगता है कि वो शायद वो भी एक रहा, क्योंकि मेरे 2 भाई बहन हैं, वो कोई नहीं बोलते भोजपुरी में और न गाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये शायद कुछ पिछले जन्मों की यात्रा रही होगी और मेरा कुछ ये शायद आगे चलना था, इसलिए ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर माता पिता बहुत संगीत प्रेमी थे। गाते नहीं थे, लेकिन नीरजा जी सुनने का अद्भुत संस्कार था। मुझे लगता है उस जमाने में काम भारतीय परिवार की दिनचर्या सुबह आराधना कार्यक्रम से ही होती थी, रेडियो से ही होती थी। और लेकिन ये एक बड़ी ताज्जुब की बात थी उस जमाने में, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर्स वगैरह
आए थे, तो पिताजी ने हमारे जितने शास्त्रीय संगीत के राग रागनी वाले रिकॉर्ड प्लेयर्स खरीदे और हम लोग को सुबह सुबह 7 बजे मैंने पहली बार पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब की जुगलबंदी या ज्योतिका रे के भजन, इसमें एक एल्बम था मुझे याद है, क्लासिकल सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर। इसके अलावा जैसे पंडित दिवी पलुस्कर जी के, अमीर खान साहब के, अभी भी मुझे याद है राग जय जयवंती, राग शाहाना। तो वो मैं जब तक विवेक आए, जब तक समझ में आए कि ये है क्या, कानों में वही सब पढ़ रहा था। ये पिताजी माताजी के कारण था। तो अपने बचपन में मुझे गुदई महाराज जी और सिद्धेश्वरी जी भी उस समय थी, अपनी गुरु गिरजा देवी जी, अप्पा जी को भी सुनना, उस समय सितारा देवी जी का देखना, 8 साल 7 साल की उम्र में माँ रेगुलरली लेके जाती थी। अब तो आश्चर्य यही हो रहा है कि परिवार में जो वातावरण था वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ था और आपने जिन अपने गुरुओं के नाम लिए, जैसे अप्पा जी का, पद्म विभूषण गिरजा देवी जी का, जिनसे गंडाबंद शिष्या के रूप में आपने शिक्षा ली, शास्त्रीय संगीत और पूरब अंग बनारस की वो सिद्धहस्त थी, तो उनकी शिष्या रहते हुए और पूरा वातावरण शास्त्रीय संगीत का होते हुए भी आपने लोक काव्य को या लोक संगीत को जो चुना, उसके पीछे कौन सा वो बीज तत्व था? मैंने यहीं पर कहीं ना कहीं बात कही कि हर व्यक्ति एक अलग, मुझे लगता है संस्कार, एक उसके भीतर कुछ बीज, इसीलिए मैंने शब्द प्रयुक्त किया कि शायद संभवतः कई पिछली जन्मों की भी यात्रा हो जो इस समय आकार स्वरूप पाती है। मैंने ऐसा क्यों किया, उसके कई सारे कारण हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि लोक का सबसे सुंदर और सशक्त जो तत्व है वो ये कि लोक विभाजन नहीं करता संगीत में। वही 7 सुर हैं, वही 12 सुर हैं जी, और उसी में ही सब कुछ व्याप्त है। जब पद गायन प्रारंभ हुआ, मंदिरों में गायन परंपरा हुई, तो ध्रुपद आया, धमार आए, पद गायन आया, फिर ख्याल गायकी आई, जब के बाद उपशास्त्रीय संगीत आई, फिर संगीत इस तरह से संवर्धित होता गया है। कहीं ना कहीं मैं एक बहुत मेधावी छात्रा रही हूँ नीरजा जी। मुझे रुचि रही हमेशा से पढ़ने में और संस्कृत मेरा विषय रहा है स्नातक में। क्या बात। और जिनसे आप भी बहुत जुड़ी रही हो, मेरा बहुत पिता समान मानती रही हूँ, पद्म भूषण आदरणीय श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, बाबू जी जी, उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा। तो एक कह सकते हैं कि वो संस्कृत, मुझे लगता है कि जो एक बार पुरातन हमारे जो ग्रंथों को जिसने एक बार पढ़ना प्रारंभ कर दिया, उसको भारत की जो दृष्टि मिलती है, फिर मुझे लगता है वो अध्ययन, वो मनन मैंने संगीत के जरिए उसको एक कह ले आप समाज सेवा या भारत के को देखने की दृष्टि बदलने के लक्ष्य को लेकर जब मैंने सोचा कि वो कौन सा एक निकासी हो, या तो मैं किताबें लिखूं, पुस्तक लिखूं, क्योंकि ये एक सच बात थी कि हमारे उस दौर में भारत बदलने लगा गया था। जी, जड़ों से दूर जाना, तीज त्योहार उत्सवों व्रत धर्म के प्रति विरक्ति का भाव नहीं तो कहीं न कहीं उपहास का भाव, उपेक्षा और उपहास, उपेक्षा का भाव, जो स्त्रियां कर रही हैं उनका भी मजाक उड़ाना, अरे भाई तुम फिर अपना टीम टाम लेके बैठ गई, अरे फिर अभी ब्याह में अब ढोला कटाओ, अब तो डीजे बजेगा। ये सब 80 के दशक से ही, 90 के दशक से ही भारत कहीं ना कहीं हम सब के भीतर अमेरिका बनने की ऐसी चाह पूरे समाज में आई है। जी। और उस समय मुझे लगा कि जो हमारे लोक रंग है, जो लोक गीतों का जो साहित्य है, शायद उसके संग अभी मंचीय कार्यक्रमों के द्वारा अभी न्याय नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा है कि अपने लोक साहित्य के साथ न्याय नहीं हुआ। जो कलाकार थे वो लोक साहित्य को या उसका जो सौंदर्य शास्त्र है उसको बिना समझे एक दूसरे तरफ मोड़ने लगे थे। लेकिन आपने इस लोक साहित्य को, इस वाचिक साहित्य को, जो स्त्रियों के कंठ से निकला हुआ था साहित्य, इसे आपने एक अलग ऊंचाई दी अपने गायन के माध्यम से। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, क्योंकि भोजपुरी का अर्थ ही लोग अश्लीलता से लगाने लगे थे, लेकिन आपने उसे मोड़कर जो लोक साहित्य का वास्तविक सौंदर्य शास्त्र है उधर की ओर लोगों को मोड़ा और लोगों की एक जो अभिरुचि है लोक गायन में, लोक परंपरा
परंपराओं में, लोक संस्कृति में, वो लोगों के भीतर जागृत हुई। ये बहुत बड़ा योगदान है। नीरजा जी, आज जैसे आपने प्रश्न पूछा जी, तो जब चीजें होने लगती हैं, लोगों को वो दिशा और गति समझ में आने लगती है, तब तो उत्तर देना भी अच्छा लगता है। उन उत्तरों के तब अर्थ भी, संदेश भी दूसरी तरह ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में समय ऐसा था कि 30 साल पहले तो लोग बड़ा अचरज भी करते थे कि भाई इतना शास्त्रीय संगीत क्या क्या सीखने के बाद ये सोहर बनना गाने का क्या अभिप्राय है और क्यों और किसके लिए? तीज त्योहार, कजरी, झूला, और ये सबको एक आम फहम सोच ये भी थी कि ये बड़ा आसान है गाने में और एक बहुत सरल सीधी सी चीज है। लेकिन ये सरल सीधी चीज, उसके भीतर भारत का कैसा आईना है। और जो गायकी थी मेरी, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, मैंने कोशिश किया कि वो रास्ता ऐसा रहे जिसमें कंठ से वो गायकी निकले जो मैंने सीखा है, और रचना चुनने में और उसका वाचन और मंच के द्वारा उसको प्रदर्शन में जो मेरे अध्ययन रहा है वो भी दिखे। और वो सब मिला करके बात एक ऐसी बनी कि कहीं ना कहीं मुझे इस बात का थोड़ा संतोष है कि लोक साहित्य के प्रति अब लोग गाना सोच करके, वरना लोगों को यही लगता था कि चैती तो वही चाहे जो चैत महीने में गाई जाती है। लेकिन चैती का विरह शास्त्र क्या है, या सोहर के बहाने हमारे पूर्वजों ने कैसे समाज की का संदेश दिया, इन चीजों को बताते हुए गाना कहीं ना कहीं एक रुचिकर लगता है। और हमें लगता है कि कला का जो परम उद्देश्य होता है वो लोगों को, जो पाठक हो या श्रोता हो, उसके भीतर एक आनंद का, सच्चित आनंद का भाव जागृत करना होता है। जहाँ पर ये नहीं होता है वहां पर कला थोड़ी जिसको कहेंगे असफल मानी जाती है। लेकिन आपने लोगों के भीतर एक आनंद पैदा करने की जो कला है या जो आपकी कलात्मकता है, उसने लोगों के दिलों में एक जगह बना ली है। तो हमारे श्रोताओं के मन में भी एक उत्सुकता होगी कि मालिनी अवस्थी जी ने वो सबसे पहला वाला भोजपुरी गीत या लोक साहित्य का वो कौन सा गीत था जिसे गुनगुनाया था? लोक साहित्य का सबसे पहला गीत जो मैंने गुनगुनाया था वो हमारे पूरब में बड़ा मशहूर, बनारस का की पूर्वी है वो मिर्जापुर में हम लोग उसको गाते थे एकदम 5-6 बरस की उम्र में। अच्छा। सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया के रंग उड़ा जाए, हो मोरी बिंदिया के रंग उड़ा जाए। सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए, हाय मोरी बिंदिया के रंग उड़ा जाके। बिंदिया दई में निकसी अंगनवा, बिंदिया दई में निकसी अंगनवा, अरे ननदी का चेहरा ललचाए कि हाय राम, बिंदिया के रंग उड़ा जाए, हो मोरी बिंदिया के रंग उड़ा जाए। क्या बात। उस समय तो ये समझ में भी नहीं आता था कि ननद का चेहरा क्यों जल रहा है यदि ये बिंदिया लग करके निकली है। लेकिन ये जो एक संबंधों का भी जो एक सुखद अनुभूति है, ताना बाना जैसा लोकगीतों के माध्यम से उसको जीने का हम लोगों को बार बार अवसर मिलता है। कैसे वो लोकगीतों के माध्यम से संबंध भी जीवित हैं, तीज त्योहार उत्सव भी जीवित हैं। जी। उनको समझने की दृष्टि बाद में, तब तो बस गाना गाना था तो गा लेते थे। गाना गाने की तरह से गाती थी। और जब समय के साथ एक जो ये काव्य यात्रा है और आगे तक निकली है, तो अब वो संबंध समझ में आने लगे हैं और संबंधों का महत्व भी समझ में आने लगा है कि ये जो मिठास थी संबंधों की, उस मिठास को जीने के लिए ये लोक संगीत कितने आवश्यक हैं। क्यों हमारे हर अवसर पर लोक संगीत का साथ रहता था। हमारी दादी, हमारी अम्मा, हमारी नानी ये सब गुनगुनाया करती थी। यदि विवाह पड़ा हुआ है और गेहूं या आटा चाला जा रहा है या गेहूं बिना जा रहा है या कोई भी हल्दी लग रही है, तो कुछ लोक संगीत के साथ ही सारे कार्य होते थे, गुनगुनाहट रहती थी। यानी उन संबंधों को फिर से जी लेने की, उस मिठास को अपने भीतर उतार लेने की एक जो ललक थी हमारे यहाँ लोगों में, वो उस ललक को जीवित रखना चाह रहे थे। तो अब फिर से हम लोग अपनी संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं, अपने लोक जीवन की ओर मुड़ रहे हैं।
तो ऐसे में आपको इस उतार चढ़ाव में कई बार बहुत संघर्ष का सामना भी करना पड़ा रहा होगा। जब आप एक बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं तो आपको तमाम तरह की चीजें झेलनी भी पड़ती हैं, तब आप उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपको इस लोक यात्रा में या संगीत यात्रा में कभी कोई ऐसे उतार चढ़ाव से सामना पड़ा? नहीं, बहुत सारे उतार चढ़ाव ना हो तो जीवन कहाँ। और मुझे लगता है कि एक बहुत पुराना शेर है कि हर वो शख्स जो मुस्कुराता हुआ दिखेगा वो बहुत बड़ा बोझ सीने पे लगा घूमता हुआ दिखेगा, एक शेर है पुराना। तो ये अब वही है, अंत अच्छा तो सब अच्छा वाली बात है। ये तो देखिए, नया रास्ता आपने खुद ही कहा जो तय करता है तो सब लोग सोचते हैं और नए रास्ते पे चलने को मना भी करते हैं। पुराना रास्ता देखा हुआ होता है, जी जी, वो घिसा पिटा होता है। नए रास्ते में तो झाड़ झंकार सब साफ करके चलना होता है। अब ये झाड़ झंकार आलोचनाओं के भी थे, अपेक्षाओं के भी थे। सबसे बड़ी बात जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज कही कि मैं कभी भी इस चीज को नहीं भूली कि संगीत का मुख्य उद्देश्य रंजन करना है, रंजन करना है। और संगीत का मूल उद्देश्य हमारे अध्यात्म की प्राप्ति भी मानी गई है। जो लोक हम बार बार कहते हैं कि लोक की तरफ लौट रहा है, या ये लोक क्या, हम लोक हम और आप हैं। भारत में विश्व की अन्य सभ्यताओं से इतर भारत में नगरी संस्कृति, नागर संस्कृति और ग्राम संस्कृति दोनों अलग अलग पल्लवित हुई, पुष्पित हुई, दोनों मतलब समानांतर एक दूसरे की चली। हाँ जी। ये जो गीत हैं उनमें लोगों का साथ रहना, दादी आदि का, सास का, सारे वैवाहिक गीतों में। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, चूंकि आप स्वयं इतनी विदुषी हैं, आपके साथ ये बात इस करने में भी आनंद आ रहा है क्योंकि लोग समझेंगे भी। देखिए, हम लोग जब ये बात करते हैं कि हमारा लोक ऐसा था, लोग सोचते हैं कि भारतीय समाज बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड है, हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के बिना तसव्वुर नहीं कर सकते। सब ठीक है, वो हमारे समाज का सिद्धांत है, वो हमारी भारतीय, हमारे कह लीजिए कि जो आधार व्यवस्था ही रही है परिवार की। नंबर 2 सबसे बड़ी बात ये है जी कि जो हमारे यहाँ पर वैदिक आधारशिला रही सारी परंपराओं संस्कृति की जी, कैसे उनका क्रियान्वयन हो, कैसे तीज त्योहार हो, कैसे शादी ब्याह हो, हम 1000 साल गुलाम रहे। और कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास हो सकता है, मेरी सोच हो, हमारे यहाँ तो दिन में ब्याह होता था। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयंवर होता था। क्यों छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां होने लग गई? क्यों लड़कियां बोझ मानने लगे लोग? कि इसलिए कि जिस समाज में सीता हो चाहे संयुक्ता, हमारे यहाँ पर कन्याओं से पूछ करके उनका विवाह किया गया। जहाँ पर राधा और कृष्ण के जैसा मैत्री, या द्रौपदी कृष्ण के मैत्री वाला एक उदार सोच वाला समाज रहा हो, जहाँ खजुराहो बना हो 11वीं शताब्दी में, ऐसे भारत में कब शुरू हुआ? तो मुझको तो ये लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारी आपकी पुरखी ने, हमारी आपकी दादियों ने गुरु की भूमिका अपना ली। बिल्कुल। और वाचिक परंपरा से इन सभी शास्त्रीय परंपराओं को गीतों और लोक परंपराओं के अनुसार जिंदा रखा। यानी कि वहां पर मतलब शास्त्र भी मौन होकर लोक को ही वरीयता देता है कि भाई आपको पता है हर घर की रीत अलग है, आप बताइए कैसे होगा। बिल्कुल सही। और कोई रीति भूल जाए तो उससे संबंधित गाना है, लावा परछन, हल्दी, सब कुछ क्या नहीं है, माटी कोरना, पुरखों को न्योतना, सबके गाने। वहां पर जो बात आपने पूछी कि शास्त्रीय संगीत सीख करके, तो वो तो मुझको लगता है कि विद्या का मूल उद्देश्य ये है कि आप अपना रास्ता तय करें, ये सोचते हुए कि मैं एक एंटरटेनर हूँ, मेरा मूल उद्देश्य रंजन करना है, लेकिन हम उनको जोड़ते जाएं कि ये जिस चीज को वो बिल्कुल इस समय दरकिनार कर चुके हैं, ये सोचते हुए कि ये अब अप्रासंगिक है या इसका कोई अर्थ नहीं है। जी जी, उनके भीतर की छिपी सरसता और तरलता को पकड़ते हुए आपने उनको उन्मुख किया इधर की ओर, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि ये जो हमारा लोक है, हमारा जो शास्त्र है, दोनों का सामंजस्य है, वो हमें इस आपके साथ बातचीत करने में जो एक सहयात्री संगीत की है पद्मश्री मालिनी अवस्थी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम बहुत आभार।
परिवार का जो वातावरण होता है, जैसे विवाह हुआ तो विवाह के बाद लड़कियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। अगर परिवार का सहयोग न मिले तो बहुत कुछ उनका जो करियर होता है वो बाधित भी होता है। ये बहुत सुखद रहा कि आपके पति प्रशासनिक सेवा में बहुत एक अच्छे पद पर होते हुए भी आपके उत्तरोत्तर विकास में सहयात्री वो बने रहे। लेकिन एक स्त्री के लिए अपने पूरे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी जो हॉबी है या अपनी जो अभिरुचि है उसको सतत जारी रखना बड़ा एक मुश्किल सा काम हो जाता है कई बार। तो ये संगीत तो साधना का विषय है, ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल छोड़ दिया तो फिर कोई बात नहीं, आपको साधना करनी पड़ती है। तो ये साधना में कहीं कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न हुई? देखिए, ये तो एक बहुत लंबी मेरी यात्रा रही है। ये चलते रहने का ही नाम है जीवन, जो कहा जाता है। मैंने तो बस यही किया है, रुकी नहीं। थोड़ा थमी जरूर जब जब समय की मांग थी, परिवार की आवश्यकता थी। पात्र है, उसके भीतर दौड़ने की कितनी आस है और कितना जज्बा है लड़ने का। मैं जब लड़ने की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं एक समाज में एक जो बनी बनाई लीक और एक जो धारणा उसको तोड़ने की, वो लड़ाई बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है लोगों को, कामकाजी स्त्रियों से कोई परहेज नहीं, स्त्रियां स्कूल में पढ़ाएं, नौकरी पेशा हो, कहीं जाएं, लेकिन मंच में गाना बजाना, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तो पहली बात पुरुषों का वर्चस्व वहाँ पे रहता है, रहा है। और हम लोग भी, जब मैं गाती रही हूँ, चाहे मेरे साथ संगतकार भी हो, तो कोई महिला तो साथ में गाती बजाती नहीं, सारे पुरुष ही होते हैं जी। एक ये बचपन से लेकर के अब तक की जो यात्रा है, उसमें निकलना घर से, यात्रा करना, लोगों को तो मंच पे थोड़ी सी छटा दिखती है, उसके पीछे की जो यात्रा होती है, जो शुरू हो जाती है जब से आपको वादा लिया गया, अब वो जो एक कार्यक्रम तय हो गया किसी तारीख को, और उस तारीख पे आपके घर में कुछ है, बच्चे का अचानक पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ गई, बच्चे का अचानक एग्जाम आ गया, आपके हस्बैंड के सीनियर बॉस आ गए, कुछ भी हो सकता है। और इन सब चीजों के बाद भी आपको जाना ही है। आज जैसी फ्लाइट पहले तो थी नहीं, आज निकल रहे हैं ट्रेन पे तो कल पहुंच रहे हैं, तो एक दिन के कार्यक्रम के लिए पूरे 3 दिन जा रहे हैं, और उसमें आपको जाना ही जाना है। तो आप जाएं कि न जाएं, कितनी बार हमने छोड़ा है, कितनी बार तब भी गए हैं। तो ये जो एक उहापोह, क्योंकि स्त्री जो है, भगवान ने ऐसे थोड़ी नव दुर्गा का जो स्वरूप सामने रखा है, एक स्त्री के भीतर वास्तव में 9 स्त्रियां रहती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक समय में पत्नी है, माँ है, तो बेटी भी है, काम के प्रति भी वो है। बाहर निकल जाए तो दुर्गा की तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हम घर में अलग रहते हैं, बाहर अलग हो जाते हैं, क्योंकि बाहर उसकी छठों इंद्रियां काम करने लगती है, वो सचेत हो जाती है, कौन देख रहा है, कैसे बोल रहा आदमी कैसा है। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं को यदि वो अपने भीतर की शक्ति को न पहचाने तो बस यही एक अलग बात है, नहीं तो भगवान ने सब कुछ दे के स्त्री को भेजा है। वो जो हिम्मत है, वो जो ताकत है, वो जुटाने में बहुत समय जाता है। आपने जैसा कहा बिल्कुल सही, मेरे शादी हुई छोटी उम्र में हुई, और मेरे पति बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सहृदय और मित्रवत, लेकिन वो दौर अलग था नीरजा जी। मतलब मैं बात कर रही हूँ आपसे 87 में मेरी शादी तय हुई, और तो हम ये बात यहाँ पे 34 साल 35 साल पुरानी कर रहे हैं, यानी 2 पीढ़ियां निकल गई इस बीच में। एक बात और नीरजा जी बताऊं, जो इनकी सेवा थी उसको लेकर के भी बड़े पूर्वाग्रह उस समय की, वो एक हमारे मन में नहीं होता, सुनने देखने मिलने वालों के मन में होता है कि भाई अधिकारी हैं, जब ये कलेक्टर हो गए तो कलेक्टर की पत्नी के रूप में लोग देखते थे, तो वो एक कि आप स्वतंत्र कलाकार हैं, आपको लोग उसी रूप में जाने, देखें और बुलाएं कार्यक्रम के लिए जी। वो लोगों को भी समझने में और हमको समझाने में मैं कह सकती हूँ कि पूरे 1.5 दशक लग गए कि मैं गंभीर हूँ। मेरी एक मौसी थी जो हमसे कहती थी, जब मैं बहुत व्यस्त हो गई कार्यक्रमों में, कि अब हो गया, अब हो गया, तो हम कहते अब हो गया मुझे अब क्यों, क्या हो गया? तो मेरी माँ हंसती थी कि वो मौसी हमारी बोले कि अब बोलो उसको कि अब हो गया। हमने कहा हो गया मतलब क्या? तो उनको लगता था कि बस अब नाम हो गया, इतना छपने लगा है, देश भर में नाम हो गया,
अब बैठ जाना चाहिए। लेकिन ये हाँ तो ये यदि आपकी इच्छा है, मुझे जैसे अब मैं एक उद्देश्य लेकर यदि गा बजा रही हूँ तो उसके लिए तो एक जीवन भी कम है लोगों को वो संदेश देना। हमें लगता है कि जैसा कि आप कह रही हैं कि एक जीवन भी कम है, सच बात यह है कि जिस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो उसके लिए एक जीवन कम पड़ जाता है। ऐसे ही आपसे जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं तो लग रहा है कि ये जो आकाशवाणी का एक सीमित समय है वो कम पड़ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बहुत ही एक विदुषी पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की गंडाबंध शिष्या थी और बनारस के पूरब अंग की वो सिद्धहस्त गायकी उनकी थी। तो उस गुरु जी के कुछ एक जो वो है गायकी का कोई एक वानगी, उसके साथ हम चाहते हैं कि इस बातचीत को हम लोग यहाँ पर विराम दें। फिर कभी आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। और नीरजा जी सच में बहुत पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तब गुरु ऐसे मिलते हैं। बहुत सही। अप्पा जी कितनी बेजोड़ गायिका थी ये तो दुनिया जानती है, लेकिन वे कितनी बेजोड़ महिला थी, व्यक्तित्व उनका था, इतना स्नेह प्रेम करने वाला, जिनके साथ एक एक क्षण आप सीखते रहे। ऐसा मुझे लगता है मेरे जीवन में मेरे माता पिता के बाद उन्हीं की छाप पड़ी है, उनके व्यक्तित्व की, उनकी सोच की। पूरा संसार उनका अपना था, कोई कभी भी आ जाए, गाना बजाना, वो मंच पे जब बैठती थी तो वो जैसे पूरा आंगन हो जाए, पूरा सभागार अपनाइयत के साथ। मैं आपने बोला मैं कुछ सुनाऊं तो मैं आप बताइए क्या सुनाऊं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें वो तो बहुत कुछ गाती थी, लेकिन यही सैया मोतिया हेराए गेली वो अच्छा, बहुत ठीक है, बहुत हम लोग है। जी जी, एही थैया मोतिया हेराय गईल रामा कहवा मैं ढूंढूं, एही थैया मोतिया हेराय गईल रामा कहवा मैं ढूंढूं, एही थैया मोतिया हेराय गईल। अरे कोठवा में ढूंढली दुआरिया में ढूंढली, अरे ढूंढत ढूंढत हेराय गईल रामा, ढूंढत ढूंढत हेराय गईल रामा, कहवा मैं ढूंढूं, एही थैया मोतिया हेराय गईल रामा, कहवा मैं ढूंढूं, एही थैया मोतिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने उस वचन को सत्य किया है कि एक गुरु अपने शिष्य में जीवित रहता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी अवस्थी जी, इतनी सरस बातचीत के लिए आपने समय निकाला, हमारे श्रोताओं को आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत की सहयात्री पद्मश्री मालिनी अवस्थी से डॉक्टर नीरजा माधव की बातचीत।